हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 7 गुप्त युग और अन्य शासक। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने किस बारे में पढ़ा था? चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ा था, सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में। और कौन से सम्राट थे? सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि राजा विक्रमादित्य के बारे में जाना था। और फिर उनका शासन गुप्त साम्राज्य के अंत किस तरह से आया उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसमें गुप्त काल की शासन व्यवस्था, यानी कि गुप्त काल की शासन व्यवस्था किस तरह की थी, उनके राजा किस तरह से उनका शासन कर रहे थे उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, गुप्त काल की शासन व्यवस्था के बारे में अभिलेखों, स्मृति और पुराणों से जानकारी मिलती है। हमें गुप्त काल की शासन व्यवस्था की जानकारी कहाँ से मिलती है? अभिलेखों, स्मृति और पुराणों से उनके बारे में हम जान सकते हैं। उसके अनुसार शासन व्यवस्था केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय 3 भागों में बांटी गई थी। यानी कि अभिलेख, स्मृति और पुराणों में जो जानकारी दी गई थी उससे हम पता लगा सकते हैं कि उनकी शासन व्यवस्था 3 भागों में बांटी गई थी। कौन कौन सी? केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन आए कि गुप्त काल की शासन व्यवस्था कितने भागों में थी, तो क्या लिखोगे आप? 3 भागों में। और कौन कौन सी? केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय। इस तरह से 3 भागों में बांटी गई थी। गुप्त शासन प्रणाली में सम्राट प्रशासनिक तंत्र का केंद्र होता था। उन्हें महाराजाधिराज, परम भागवत जैसी पदवी दी जाती थी। किसे दी जाती थी? गुप्त शासन में जो सम्राट होते थे उन्हें इस तरह की पदवी दी जाती थी, जैसे कि महाराजाधिराज, परम भागवत जैसी पदवी से उन्हें नवाजा जाता था। देखो, प्रांत के प्रमुख पद पर ज़्यादातर राजकुमारों को रखा जाता था। तो प्रांत के जो पद होते थे उस पर ज़्यादातर किसको रखा जाता था? राजकुमारों, यानी कि राजाओं के जो बेटे होते थे, जिसे हम क्या कहते हैं? राजकुमार कहते। तो उन्हें प्रांत के पद पर रखा जाता था, मतलब प्रमुख बना के। कुमार अमात्य और आयुक्त प्रांत में मुख्य भूमिका निभाते थे। कौन से कुमार? अमात्य और आयुक्त। ये उनकी भूमिका क्या होती थी? मेन होती, खास होती थी, वो मुख्य भूमिका निभाते थे। प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रांत को भुक्ति कहा जाता था, जिसका मुखिया क्षत्रिय था। जो प्रांत का मुखिया था वो कौन था? क्षेत्रीय था। प्रांत को जिलों में बांटा जाता था। जिले को विषय कहा जाता था। प्रांत को किस में बांटा जाता था? अलग अलग जिलों में बांटा जाता था। और जिलों को क्या कहते थे? विषय कहते थे। देखो, प्रांत को क्या कहते थे? भुक्ति। और प्रांत को अलग अलग जिलों में बांटते थे और उन जिलों को क्या कहते थे? विषय। तो ये आपके क्या IMP पॉइंट्स है, इनको अच्छे से याद कर लेना कि प्रांत को भुक्ति कहते थे और उन प्रांत को अलग अलग जिलों में बांटते थे और जिलों को क्या कहते थे? विषय कहते थे। ग्राम स्तर पर समिति बनाई जाती थी, जिसमें वरिष्ठ गांव के मुखिया और विशेष महत्वपूर्ण वयस्क नागरिकों को लिया जाता था। तो इनके गांव में जो समिति बनती थी, जिसमें किसे लिया जाता था? वरिष्ठ गांव के मुखिया को और महत्वपूर्ण से वयस्क नागरिकों को लिया जाता था समिति बनाते टाइम। अब देखो, गुप्त युग की आर्थिक स्थिति। अब पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था? उनकी गुप्त युग की शासन व्यवस्था के बारे में जाना था। अब हम की आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे। गुप्त काल आर्थिक रूप से भारत का स्वर्ण युग था। गुप्त काल किस रूप में जाना जाता है? स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। कृषि, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अधिक विकास हुआ था। किस काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। किसका विकास हुआ था? ज़्यादातर कृषि, आंतरिक व्यापार यानी कि देश के अंदर का व्यापार, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि देश के बाहर का व्यापार, उसका विकास अधिक हुआ था गुप्त काल के दौरान। विशेष कृषि प्रणाली में वार्षिक, त्रिवार्षिक और पंचवार्षिक कृषि की प्रणाली थी। कौन सी थी? वार्षिक यानी कि 1 साल, जिसे हम बोलते वार्षिक। त्रिवार्षिक यानी कि 3 साल और पंचवार्षिक यानी कि 5 साल कृषि की प्रणाली थी। उत्तर भारत में गेहूं, धान, गांधार में गन्ना, कश्मीर में अंगूर और केसर तथा कामरूप में नारियल होता था। तो ये आपको सारे नाम दे रखे। उत्तर भारत में इनकी कृषि ज़्यादा होती थी। कौन कौन सी? गेहूँ, धान, गांधार में गन्ना,
कश्मीर में अंगूर और केसर तथा कामरूप में नारियल, इनकी कृषि ज़्यादा होती थी उत्तर भारत में। बंगाल में अधिक मात्रा में धान होता था। बंगाल में क्या होता था? ज़्यादातर धान होता था। गुजरात और सिंध में कपास, बंगाल में रेशम का उत्पादन होता था। गुजरात और सिंध में किसका? कपास का, और बंगाल में रेशम का उत्पादन होता था। दक्षिण भारत में मिर्च, मसाला, रेशम और कपास का व्यापार विकसित था। किस जगह पे? दक्षिण भारत में। राजा कुल उत्पादन का 6वां भाग कर के रूप में लेते थे, यानी कि कुल जितना उत्पादन होता था उसका 6वां भाग किस रूप में लेते थे? वो कर के रूप में। कर यानी कि टैक्स बोलते हैं हम अभी, तो उस रूप में, जैसे कि हमारी जो टोटल इनकम होती है, जो कमाई होती है, उसका कुछ भाग हमें सरकार को, गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना पड़ता है। तो वैसे ही पहले के ज़माने में भी राजा कुछ जितना उत्पादन होता था उसका 6वां भाग किस रूप में लेते थे? कर यानी कि टैक्स के रूप में लेते थे। ब्राह्मणों और मंदिरों को भूमि दान में दी जाती थी। किसे? ब्राह्मणों और मंदिर को भूमि यानी कि जमीन दान में दी जाती थी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुप्त काल की विशेषता थी। तो देखो, गुप्त काल की विशेषता कौन सी थी? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि देश के बाहर का व्यापार। यानी देश का बाहर का व्यापार कब होगा? जब बाहर के विदेश के लोगों को हमारे यहाँ की बनी चीज़ें पसंद आएगी, तभी वो लोग यहाँ से हमारे देश से चीज़ें मंगवाएंगे विदेश के लोग। तो उसे क्या बोलेंगे हम? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी कि देश की चीज़ें बाहर जाना, विदेश में जाना, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ। तो उस समय में भी और गुप्त काल में भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था, और वो क्या होती थी? गुप्त काल की विशेषता थी। भारत से स्थल मार्ग द्वारा मध्य एशिया होकर यूरोप तक सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा और मसालों का निर्यात होता था। तो देखो, भारत से किन चीज़ों का निर्यात यानी कि होता है भारत से वो चीज़ें बाहर भेजना, और आयात यानी कि होता है बाहर से वो चीज़ें भारत में लाना, विदेश की चीज़ें यहाँ पे लाना, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आयात। और भारत की जो चीज़ें विदेश में जाती या फिर एक शहर से दूसरे शहर जाती, उसे हम क्या बोलेंगे? निर्यात बोलेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ें भारत से विदेश जा रही, तो वो कौन सा व्यापार हुआ? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन सी? देखो, स्थल मार्ग द्वारा एशिया होकर यूरोप तक कौन सी चीज़ें जाती है? सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा और मसाले का निर्यात होता है, यानी कि ये चीज़ें विदेश जाती है। खंबात, भरूच, सोपारा और ताम्रलिप्ति जैसी अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों से विश्व के पूर्व और पश्चिम भाग में सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मसाला, तेजपत्ता, इमारती लकड़ी निर्यात की जाती थी, जबकि सोना, चांदी और अन्य वस्तुओं का आयात होता था। तो देखो, इसमें कौन कौन से बंदरगाह के बारे में बताया गया? एक है खंबात, भरूच, सोपारा और ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाह। अब बच्चों, आपको पता है बंदरगाह क्या होता है? मतलब जिस जगह से सामान आयात या निर्यात किया जाता हो। मतलब एक जगह होती है जहाँ पे आपका सामान विदेश भेजा जाता हो या विदेश से सामान भारत में लाया जाता हो, तो उस जगह को क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। मतलब वहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यानी आयात निकास का काम होता है। तो देखो, इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह थे कौन कौन से? खंबात, भरूच, सोपारा और ताम्रलिप्ति जैसे बंदरगाह थे। वहाँ से विश्व के पूर्व और पश्चिम भाग से, कौन से भाग से? पूर्व और पश्चिम भाग से सूती कपड़ा, रेशमी कपड़ा, मसाला, तेजपत्ता, इमारती लकड़ी क्या की जाती थी? निर्यात की जाती थी। मतलब भारत से विदेश भेजी जाती थी। जबकि सोना, चांदी और अन्य वस्तुओं का क्या होता था? आयात होता था। मतलब इन वस्तुओं का क्या होता है? आयात, यानी कि विदेश से ये चीज़ें हमारे भारत में लाई जाती थी, उसका आयात होता था। तो बच्चों, आपको आयात और निर्यात का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि आयात मतलब क्या होता है और निर्यात मतलब क्या होता है, और कौन कौन सी चीज़ों का आयात होता था और कौन कौन सी चीज़ों का निर्यात होता था। देखो, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? धार्मिक स्थिति। तो हम गुप्त काल की धार्मिक स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। गुप्त युग में हिंदू धर्म और संस्कृति पूर्ण रूप से शिखर पर थी। गुप्त युग में क्या थी? हिंदू धर्म और संस्कृति क्या थी? शिखर पर, यानी कि ऊंचाई पर थी। उसे क्या किया जाता था? मतलब प्रथम स्तर पर रखा जाता था, या प्राथमिकता उसे दी जाती थी। किसे? हिंदू धर्म को और उसकी संस्कृति को। किस युग में? गुप्त युग में। गुप्त सम्राट ने वैष्णव धर्म को राजधर्म घोषित किया था।
किसने, गुप्त सम्राट ने किस धर्म को, वैष्णव धर्म को कौन सा क्या साबित किया, क्या घोषित किया था, राजधर्म घोषित किया था, किसको, वैष्णव धर्म को। परिणाम स्वरूप विष्णु तथा उनके अवतार श्री राम और कृष्ण जी की पूजा कम से कम होती थी। तो देखो, इन्होंने वैष्णव धर्म को राजधर्म घोषित किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ, विष्णु के अवतार, आपको पता है विष्णु के अवतार क्या थे, श्री राम भगवान और कृष्ण भगवान क्या थे, विष्णु के अवतार थे, तो उनकी पूजा होती थी। लक्ष्मी प्रसिद्ध देवी थी। इस समय रामायण और महाभारत तथा पुराणों का पुनः संकलन किया गया था। गुप्त युग में क्या किया गया था, रामायण महाभारत और पुराणों का क्या किया गया था, पुनः संकलन, यानी कि उन्हें वापस एकत्र किया गया था। श्रीमद् भगवद गीता इस समय का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ था। कौन सा, श्रीमद् भगवद गीता क्या थी, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ थी उस समय की। वैष्णव धर्म की तरह ही शैव धर्म का गुप्त काल में विकास हुआ था। वैष्णव धर्म की तरह कौन सा, शैव धर्म का। दक्षिण भारत में शैव संत नयनार कहे जाते थे, यानी कि शैव धर्म के जो संत होते थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, नयनार कहते थे, उन्हें इस नाम से जाना जाता। जबकि वैष्णव संतों को अलवार कहा जाता था। वैष्णव धर्म के जो संत होते थे, संत साधु होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था, अलवार। देखो, ये दोनों वर्ड्स याद रखना, ये दोनों नाम। जो शैव संत होते थे उन्हें क्या कहते थे, नयनार, और जो वैष्णव संत होते थे उन्हें क्या कहते थे, अलवार कहा जाता था। महिषासुर मर्दिनी यानी कि दुर्गा की पूजा भी होती थी। किसकी, महिषासुर। सूर्य और कार्तिकेय की पूजा भी प्रचलित थी, किसकी, सूर्य और कार्तिकेय। गुप्त युग में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। कौन से दो धर्म थे, बुद्ध धर्म और जैन धर्म। समुद्रगुप्त बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। किसके संरक्षक थे, समुद्रगुप्त बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान शाखा का विकास हुआ था। कौन से इसका विकास हुआ था, हीनयान और महायान शाखा का विकास हुआ था। कौन से धर्म के थे ये दोनों, बौद्ध धर्म के। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गुप्तकालीन सांस्कृतिक स्थिति। इसके बारे में हम जानते हैं, उनकी सांस्कृतिक स्थिति के बारे में। गुप्तकाल सांस्कृतिक रूप से भारत का स्वर्ण काल था। इस काल में अनेक नई भाषाओं का जन्म हुआ, जैसे कि कालिदास, स्कंद स्वामी, हरिस्वामी और रानी विजय तथा आर्यशूर इस समय के महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। गुप्त काल में बहुत सारी नई नई भाषाओं का भी जन्म हुआ था, और उसके महत्वपूर्ण साहित्यकार कौन थे, कालिदास, स्कंद स्वामी, हरिस्वामी, रानी विजया तथा आर्यशूर, ये कौन थे, महत्वपूर्ण साहित्यकार थे। इनमें से कालिदास सबसे श्रेष्ठ साहित्यकार थे। कौन से सबसे श्रेष्ठ साहित्यकार कौन से थे, कालिदास थे। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। कालिदास को भारत का क्या कहा जाता था, शेक्सपियर कहा जाता था। उन्होंने भारतीय महाकाव्यों की कथा वस्तु लेकर अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम जैसे महाकाव्यों की रचना की थी। किसमें से, भारतीय महाकाव्यों में से उन्होंने महाकाव्यों में से कथा वस्तु लेकर इन तीनों महाकाव्यों की रचना की थी। कौन कौन से थे, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम जैसे महाकाव्यों की रचना की थी। किसने की थी इनकी रचना, कालिदास ने की थी। गुप्तकाल मंदिरों के स्थापत्य की रचना का काल था। गुप्तकाल क्या था, मंदिरों की स्थापत्य का रचना काल था, मतलब कि उस काल के दौरान बहुत सारे नए नए मंदिर बनाए गए थे। गुजरात में गोप, नचना कोठार का पार्वती मंदिर और झांसी का मंदिर सर्वप्रथम ईंटों से बने मंदिर है। तो ये तीनों जो मंदिर है, मतलब गुजरात का गोप, नचना कोठार का पार्वती मंदिर और झांसी का मंदिर जो है वो सर्वप्रथम ईंटों से बना था। मतलब कि ये तीनों मंदिर से पहले ईंटों से बने थे, इससे पहले ईंटों से बने मंदिर नहीं थे। गुप्त काल इस दृष्टि से मंदिर स्थापत्य का प्रारंभ बताता है। दुर्गा, बुद्ध, कृष्ण और शिव की मूर्तियाँ इस समय में अधिक बनी है।
मतलब इस तरह से हम देखने जाए तो गुप्त काल क्या था, मंदिर का प्रारंभ, यानी कि उस समय में मंदिर का प्रारंभ हुआ था, शुरुआत हुई थी। दुर्गा, बुद्ध, कृष्ण और शिव की मूर्तियाँ इस समय में बहुत ज़्यादा बनी थी। गुप्तकालीन विज्ञान की स्थिति। महान वैज्ञानिक आर्यभट्ट और वराहमिहिर इस काल में हुए थे। जो महान वैज्ञानिक थे कौन से दो, आर्यभट्ट और वराहमिहिर, ये दोनों गुप्त काल के समय के दौरान हुए थे। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव संख्या प्रणाली की खोज की थी। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी, शून्य यानी कि 0 और दशमलव संख्या प्रणाली की खोज की थी। और आर्यभट्ट जो है उन्हें हम गणितज्ञ की तरह भी प्रसिद्ध है। वराहमिहिर ने बृहद संहिता नामक खगोल शास्त्र की महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी। कौन से नाम की, बृहद संहिता नाम की खगोल शास्त्र की पुस्तक लिखी थी। वाग्भट ने आयुर्वेद के क्षेत्र में अष्टांग हृदय नामक महान ग्रंथ लिखा था। किसने, वाग्भट ने आयुर्वेद क्षेत्र में कौन से नाम का महान ग्रंथ लिखा था, अष्टांग हृदय नाम का महान ग्रंथ लिखा था। इस युग में मनुष्य और प्राणियों के लिए वैदिक शास्त्र लिखा गया। मनुष्य और प्राणियों के लिए कौन सा शास्त्र लिखा गया था, वैदिक शास्त्र लिखा गया था। हाथी घोड़ों की दवा की खोज की गई थी। उस समय में घोड़े और हाथियों के लिए इलाज की भी दवाई खोजी गई थी। रसायन शास्त्र का विकास हुआ था। उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण दिल्ली के पास मेहरौली का लौह स्तंभ है, जिसमें आज भी जंग नहीं लग पाया। तो गुप्त काल के दौरान किसका विकास ज़्यादा हुआ था, रसायन शास्त्र का भी विकास हुआ था। और उसका उदाहरण स्वरूप क्या है, दिल्ली का मेहरौली का लौह स्तंभ, जिसमें क्या है वो इतने टाइम से है फिर भी लोह का बना हुआ है, फिर भी बारिश और धूप होने की वजह से भी उसमें जंग नहीं लगा अभी तक। इस तरह से वो बनाया गया है, जिसकी वजह से अभी तक वो ऐसे के ऐसे ही खड़ा है, उसमें अभी भी जंग नहीं लगा हुआ है। वरना बारिश की वजह से लोह में जंग लग जाती है और वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। लेकिन दिल्ली का मेहरौली का जो लौह स्तंभ है वो इस तरह से रसायन से बना हुआ है कि आज भी उसमें बारिश या धूप होती है फिर भी उसमें जंग बिल्कुल भी नहीं लगा हुआ है। देखो अब नेक्स्ट क्या है, सम्राट हर्षवर्धन, हम इसके बारे में जानते हैं। गुप्त युग के बाद प्राचीन भारत के राज्यों में हर्षवर्धन का राज्य माना जाता था। तो गुप्त युग के बाद भारत में किसी का राज्य माना जाता था, तो वो कौन था, हर्षवर्धन का। वे थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के थे। वो कहाँ के थे, थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के थे। कौन, हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन थे। तो देखो हर्षवर्धन के पिता कौन थे, प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन के कितने पुत्र थे, 2। एक है राज्यवर्धन और दूसरा कौन है, हर्षवर्धन। इनके प्रभाकर वर्धन के पुत्र। उसकी पुत्री राज्यश्री थी, और उनकी जो पुत्री थी किसकी, प्रभाकर वर्धन की जो पुत्री थी वो कौन थी, राज्यश्री थी। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के राजा ध्रुव वर्मा के साथ हुआ था। जो राज्यश्री थी उनका विवाह किसके साथ हुआ था, कन्नौज के राजा ध्रुव वर्मा के साथ हुआ था। घोड़ राजा शशांक और मलाव राजा के राज्यश्री का अपहरण करके राज्य का आक्रमण कर दिया था, जिससे बहुत बड़ी आपात स्थिति पैदा हो गई। राज्यवर्धन की मृत्यु राज्यश्री को बचाने में हुई थी। तो देखो घोड़ के जो राजा थे शशांक और मालव राजा ने क्या किया था, राज्यश्री का अपहरण कर दिया था, यानी कि उसे किडनैप कर दिया था और फिर उसका अपहरण करके राज्य पर क्या किया था, आक्रमण कर दिया था, जिससे क्या हुई थी, बहुत ही आपात स्थिति पैदा हो गई थी। और राज्यवर्धन की मृत्यु किससे हुई थी, राज्यश्री को बचाने में, यानी कि उन दो शशांक और मालव राजा ने उनका अपहरण कर दिया था ना राज्यश्री का, तो उन्हें बचाने के चक्कर में राज्यवर्धन जो कौन थे, हर्षवर्धन के भाई थे और किसके, प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे, तो उन्हें बचाने में राज्यवर्धन की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस विषम अवस्था में ईस्वी सन 606 में सम्राट हर्ष ने राज्यारोहण किया था।
तो ईस्वी सन 606 में सम्राट हर्षवर्धन का क्या हुआ था? राज्यारोहण हुआ था। राज्यारोहण अर्थात मतलब कि आप कोई राजकुमार नया राजा बनता है, राज्य का नया राजा बनता है तो उसका राज्यारोहण होता है, जिसके बाद वो उस राज्य का नया राजा कहलाता है। इस राज्यारोहण के बाद वो वहाँ का राजा यानी कि राजकुमार से क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। लेकिन देखो, जैसे कि राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई थी राज्यश्री को बचाने के लिए, तो वहाँ का नया राजा दो ही भाई थे, ये हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। तो राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद उस राज्य का सारा काम किसे संभालना था? हर्षवर्धन को संभालना था। तो इसलिए 606 में उनकी मृत्यु के बाद सम्राट हर्ष का क्या हुआ था? राज्यारोहण हुआ था, यानी कि वहाँ का सारा कामकाज हर्ष ने संभाल लिया था। उन्होंने राज्यश्री को बचाया, इतना ही नहीं, उन्होंने राज्यश्री के राज्य कन्नौज और थानेश्वर दोनों को राज्यों पर अपना योग्य शासन शुरू किया। तो राजा हर्षवर्धन ने अपना शासन कहाँ शुरू कर दिया? राज्यश्री के राज्य कन्नौज, यानी कि कन्नौज में उनका विवाह हुआ था ना राज्यश्री का, वहाँ पे, और थानेश्वर, इन दोनों राज्यों पर भी अपना शासन शुरू कर दिया था। किसने? राजा हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन प्राचीन भारत के अंतिम महान सम्राट थे। किसके? प्राचीन भारत के क्या थे? अंतिम महान सम्राट थे। उन्होंने मगध, ओडिशा, सारस्वत, गौड़, मिथिला तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था। कहाँ पे? मगध, ओडिशा, सारस्वत, गौड़, मिथिला तक अपना साम्राज्य स्थापित किया था। उनके समानकालीन राज्यों में वल्लभी के मृत्युक राजा ध्रुवसेन उनके दामाद थे। तो ये वल्लभी के मृत्युक राजा जो ध्रुवसेन थे वो कौन थे? राजा हर्षवर्धन के क्या थे? दामाद थे। दक्कन में पुलकेशिन द्वितीय सबसे शक्तिशाली राजा थे। कहाँ के? दक्कन के पुलकेशिन द्वितीय सबसे शक्तिशाली राजा थे। हर्षवर्धन और पुलकेशिन के मध्य नर्मदा तट पर युद्ध हुआ था। किन दोनों के बीच में? हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच नर्मदा तट पर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। सम्राट हर्ष पराजित हुए। तो ये इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था हर्षवर्धन और पुलकेशिन के बीच में, तो उसमें किसकी पराजय हुई थी? कौन हारा था? सम्राट हर्ष हारे थे। हर्ष नर्मदा के उत्तरी भाग के बड़े राजा माने जाते थे। किस भाग के? नर्मदा के उत्तरी भाग के। सम्राट हर्ष का सांस्कृतिक योगदान अधिक था। उनके काल में महान चीनी यात्री वेनसंग भारत आए थे। कौन आया था? चीनी यात्री वेनसांग भारत आए थे। किसके काल के दौरान? सम्राट हर्ष के काल के दौरान आए थे और उनके राज दरबार में रहे थे। किसके? सम्राट हर्ष के राज दरबार में रहे थे। कौन? चीनी यात्री वेनसांग। हर्ष शैव भक्त थे और बाद में बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। हर्ष पहले किसके धर्मी थे? शैव भक्त थे, यानी शैव धर्म के भक्त थे। लेकिन उसके बाद में किसके अनुयायी, किसके धर्म में बन गए? वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए, मतलब कि उन्होंने बौद्ध धर्म धारण कर लिया था। उन्होंने कन्नज में वेनसांग की अध्यक्षता में एक धर्म परिषद का आयोजन किया था। महायान और हीनयान संप्रदायों के विषय में परिषद में गोष्ठी करवाई थी। तो हर्षवर्धन ने क्या किया था? वेनसांग की अध्यक्षता में धर्म परिषद करवाया था। कहाँ पे? कन्नौज में करवाया था और वहाँ पे महायान और हीनयान संप्रदायों के विषय में भी गोष्ठी करवाई थी। सम्राट हर्ष साहित्य, कला और विद्या के प्रति अनुराग रखते थे, मतलब कि उन्हें उन चीज़ों में रुचि थी, वो चीज़ें पसंद थी, साहित्य, कला और विद्या। उनके दरबार में महान कवि बाणभट्ट थे। कौन थे? महान कवि बाणभट्ट थे उनके दरबार में, जिन्होंने हर्ष रचितम और कादम्बरी जैसे सांस्कृतिक ग्रंथ लिखे। तो जो ये महान कवि बाणभट्ट थे उन्होंने क्या लिखा था? हर्ष रचितम चरितम और कादम्बरी जैसे सांस्कृतिक ग्रंथ लिखे थे। किसने लिखे थे? कवि बाणभट्ट ने लिखे थे ये दोनों ग्रंथ, हर्ष चरितम और कादम्बरी। मयूर भट्ट और कवि जयसेन भी हर्ष के समय के महान कवि थे। और कौन थे?
मयूर भट्ट और कवि जयसेन, ये भी कौन थे? हर्ष के समय के महान कवि थे। हर्ष स्वयं एक उच्च कोटि के साहित्यकार थे जिन्होंने प्रियदर्शिका और रत्नावली नामक 2 नाटक लिखे थे। कौन से 2? प्रियदर्शिका और रत्नावली नाम के 2 नाटक लिखे थे। किसने लिखे थे? हर्ष ने, हर्षवर्धन ने लिखे थे। साथ ही साथ भगवान बुद्ध की जातक कथाओं के ऊपर से नागानंद नाम का विशेष नाटक लिखा था। और उन्होंने क्या लिखा था? नागानंद नामक एक नाटक लिखा था जो किसके ऊपर था? भगवान बुद्ध की जातक कथाओं का। हर्ष हर्ष अन्य राज्यों के साथ मित्रता का संबंध रखते थे। उन्होंने अपने दूत मंडल को चीन भेजा था। मतलब कि अपने जो दूत थे यानी कि उनके जो चेले थे उनको कहाँ भेजा था? चीन भेजा था। उसी प्रकार चीन से भारत में दूत मंडल आया था। तो उसी प्रकार चीन से भी क्या आया था? भारत में दूत मंडल आया था। जिस तरह से हर्षवर्धन ने अपना मंडल भेजा था चीन में, उसी तरह से चीन से भी भारत में क्या आया था? दूत मंडल आया था। इस दृष्टिकोण से हर्ष एक उच्च कोटि के शासक, विजेता, प्रशासनिक और साहित्यकार थे। उन्होंने नालंदा विद्यापीठ के लिए 100 गांव भेंट दिए थे। उन्होंने कौन सी विद्यापीठ? नालंदा विद्यापीठ बनाने के लिए 100 गांव भेंट में दे दिए थे। अब देखो पुलकेशिन द्वितीय, उनके बारे में जानते हैं। सम्राट हर्ष के समकालीन राजाओं में सबसे शक्तिशाली चालुक्य वंशीय राजा पुलकेशिन द्वितीय थे। तो जो ये पुलकेशिन द्वितीय थे वो कौन से वंश के थे? चालुक्य वंश के थे। उनसे महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों से सत्ता ले ली थी। उसने क्या किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था? महाराष्ट्र में जो राष्ट्रकूट थे उनसे क्या ले ली थी? उनकी सत्ता ले ली थी, यानी कि वहाँ पे कब्जा कर लिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने 40 वर्ष जितना शासन किया था। कितने वर्ष तक शासन किया था? 40 वर्ष तक। उसने सम्राट हर्ष को भी हराया था। पुलकेशिन, हमने आगे सम्राट हर्ष में जाना था ना कि उनको हराने वाला कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। तो उन्होंने किसे हराया था? सम्राट हर्ष को भी हराया था। वे महान विजेता थे। उसने दक्षिण भारत के कदंबों, माहेश्वर के गंगों, कोणक के मौर्य को हराकर दक्षिण पथ का स्वामी की उपाधि प्राप्त की थी। उसने क्या किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने भारत के कादंबों, माहेश्वर के गंगों, कोणक के मौर्य को हराकर क्या किया था? कौन सी उपाधि धारण की थी? दक्षिण पथ के स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो दक्षिण पथ के स्वामी की उपाधि किससे मिली थी? पुलकेशिन द्वितीय को मिली थी। उसने लाट, मालव और गुर्जरों को भी हराया था। किनको? लाट, मालव और गुर्जरों, इन वंश को भी हराया था। कर्नाटक, महाराष्ट्र और कोणक, इन सभी क्षेत्रों का वह क्या था? स्वामी था। हर्ष की तरह उसने भी विदेशों के साथ संबंध विकसित किया था। जैसे हर्षवर्धन के समय काल के दरमियान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे, तो वैसे ही उस हर्ष की तरह ही उसने भी विदेशों के साथ क्या किया था? संबंध विकसित किया था। उसने ईरान में अपने एक राजदूत को भेजा था। ईरान के शहंशाह खुसरो द्वितीय उनके मित्र थे। तो ये जो ईरान के शहंशाह खुसरो द्वितीय है वो किसके मित्र थे? पुलकेशिन द्वितीय के मित्र थे। अन्य राज्य, इस समय में अन्य राज्यों में कांची का पल्लव, राजस्थान के गुर्जर प्रतिहार, वल्लभ के मैत्रक, दक्षिण गुजरात में गुर्जर, कश्मीर में कर्कोटक वगैरह का समावेश होता है। तो आपके अन्य राज्यों में इन सारे राज्यों का क्या होता है? समावेश होता है, जिसमें कांची के पल्लव स्थापत्य और कला के प्रति प्रसिद्ध थे। जो कांची के जो पल्लव थे वो पल्लव स्थापत्य थे, वो कला के प्रति क्या थे? कला के लिए क्या थे? प्रसिद्ध थे। कौन? कांची के पल्लव। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की अनेक मूर्तियों को शिलालेख में खुदवाकर मंदिर बनवाए थे। यानी कि उनके शिलालेख बनवा के किसकी? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शिलालेख की मूर्तियां बनवाकर मंदिर में खुदवाए थे। महाबलीपुरम के समुद्र तट पर रथ मंदिर बनवाकर पल्लवों ने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि की थी।
तो उन्होंने क्या किया था, महाबलीपुरम के जो समुद्र तट पर कौन सा मंदिर बनवाया था, रथ मंदिर बनवाया था। तो जिसे बनवाकर पल्लवों ने भारत में सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि की थी। कांजीवरम में उनके द्वारा बनवाया गया कैलाशनाथ मंदिर उस समय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। तो कांजीवरम में उन्होंने कौन सा मंदिर बनाया था, कैलाशनाथ मंदिर बनाया था। वो जो क्या माना जाता है, उस समय का सर्वश्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। तो ये किसने बनवाए थे ये मंदिर, पल्लवों ने बनवाए थे। कांची के पल्लव के स्थापत्य ने बनवाए थे ये सारे मंदिर। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये गुप्त युग और अन्य शासक वाला चैप्टर खत्म हुआ। तो आपको क्या करना है, इसका स्वाध्याय अपनी नोटबुक में करना है, होमवर्क में करना है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।